12th के बाद नहीं जमी पापा से, तो मैं मम्मी को लेके अलग रहा किराए के घर में। 300 रुपये से चोर बाजार से बर्तन लिया था मैंने। यानी चोर बाजार बोले तो संडे के दिन जो मार्केट लगता है अपना, उसको चोर बाजार तो इतवारा बाजार से पूरा, यानी हम जूने बर्तन लेके, जूना स्टोव लेके वहाँ से लाइफ जर्नी स्टार्ट की है। थोड़ा बहुत मेरी चोरी से दूसरों के बर्तन भी घसी है। मैं उस टाइम बहुत यानी वो होता था, मम्मी को मना किया, मैं रोता था कि मत कर तू, मैं कर लूँगा। तो मेरी मम्मी बोलती थी बेटा तू कैसे करेगा करके। तो फिर 600 में तो घर चलता नहीं था, तो हम उस टाइम एक टाइम बना के 2 टाइम खाते थे। तो मम्मी को जो है ना यूट्रस का कैंसर था, जो कि एकदम लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट हुआ था। नमस्कार, मैं चंद्रेश भट्टी, मिस्टर एस माइक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जन्नत मूवी का एक डायलॉग है, जेब खाली हो तभी सपने देखना चाहिए, ताकि जेब भरने के बाद उन सपनों को साकार कर सके। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही संघर्ष करने वाले, एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से इस बात को, इस डायलॉग को साबित कर दिखाया है। तो आज मैं अपने नए गेस्ट से मिलाता हूँ, जिनका नाम है सूरज गुप्ता। नमस्कार सूरज, आप अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, जो आपने आपके मिस्टीरियस माइक में मुझे बुलाया। यानी मेरे जैसे आदमी का आपने सोचा कि अपन इनका पॉडकास्ट शूट करेंगे करके, उसके लिए थैंक यू आपको और आपकी टीम को। आपने जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है, उसके लिए आपको बुलाना तो बनता ही है। हम भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी लोग सुने और लोग भी मोटिवेट हो। जिस तरह से आपने जीरो से हीरो बने हो, हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। आपको देखकर वो मोटिवेट हो और वो जीरो से हीरो बने। तो सबसे पहले तो मेरे बारे में जैसा आपको तो मालूम है, लेकिन आपके जैसे सभी को बता दूं कि मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आया। मेरे पापा आचार्य का काम करते थे, तो इतना कुछ खास फैमिली हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। और एक बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे जो स्कूलिंग है वो मेरे फादर ने मुझे अच्छी स्कूल में डाले थे, और आगे मेरी मम्मी ने मुझे बहुत यानी मोटिवेट किया पढ़ाई के प्रति। तो एक है कि कोई भी बच्चों के लिए सबसे मेन रहता है कि उसकी जो स्कूलिंग है ना, अगर वो अच्छे स्कूल से हो जाए तो मेन जो बच्चों को अंदर से जो बोलते ना बच्चे एक पौधे जैसे रहते, आप जैसा खत डालेंगे उसी प्रकार से पेड़ बनेगा। तो स्कूलिंग ये महत्व रखती, हर बच्चे के लिए रखती। तो स्कूलिंग जो मुझे मिली वो बहुत यानी अच्छी स्कूल मिली, ज्ञान माता हाई स्कूल से पढ़ो, आपको मालूम है। तो वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए तो वो सबसे अच्छा काम था जो उन्होंने मेरे लिए किए। उसके बाद जैसा स्कूलिंग में धीरे धीरे मैं एक लेवल में ऊपर गया, जैसा 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, उसके बाद में थोड़ा सा जैसा ट्यूशन्स वगैरह लगाना पड़ता था, तो वो पॉसिबल था नहीं। बड़े मुश्किल से स्ट्रगल करके कैसा भी ऊपर नीचे करके पढ़ाई करके किया हुआ है। 10th की किस्से सुनाऊंगा। आपको मालूम है कि 10th में मेरे पास में ट्यूशन लगाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा यानी मैंने 4 ट्यूशन लगाया। जैसी पैसे मांगते थे वैसी मैं ट्यूशन छोड़ देता था। तो वो मजबूरी थी मेरी। खैर वो टीचर लोगों को भी समझता था, कुछ अच्छे टीचर भी थे। जैसा मैं हर बार बोलता, जैसा हमारे जो क्लास टीचर थे फ्रांसिस सर, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। यानी पूरे उनके हमारे 3 साल क्लास टीचर रहे वो, 8, 9, 10th में। उनके क्लास में सबसे शरारती बच्चा मैं ही था, और सबसे ज़्यादा मार भी मैंने ही खाया उनकी, लेकिन वो लाड़ भी सबसे ज़्यादा मेरा ही करते थे। तो वो एक प्लस पॉइंट है। बोलते ना कि एक बच्चे के लिए अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो फिर उसको लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन को जो गाइडलाइन मिलती वो बहुत कुछ मिलती। तो 10th एक मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो 10th तक के तो स्ट्रगल करके ही पढ़ाई किया। उसके बाद में कुछ फैमिली इश्यूज हुए, जैसा मेरे फादर की और मेरी 12th के बाद नहीं जमी पापा से, तो मैं
मम्मी को लेके अलग रहा किराए के घर से। घर में कुछ हमारी फैमिली इशू थी, उस कारण से मैंने पूरा स्टार्ट जो आपने बोले जीरो से स्टार्टिंग किया। तो उस टाइम पे पढ़ाई भी करता था, जॉब भी करता था, तो दोनों चीज़ मेरे लिए टफ सिचुएशन थी। फिर भी मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाई कंटिन्यूएशन रखा, जॉब भी करता था। जॉब बोले तो मैंने हर छोटा बड़ा काम किया है, आपको मालूम है। जैसे मैंने लॉटरी के बिजनेस में काम किया, फिर उसके बाद में वाइन शॉप्स में भी काम किया, उसके बाद में मैंने मार्केटिंग का भी काम किया। तो ये मेरे लाइफ में एजुकेशन के लिए अभी हम साथ में ही पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रात को मैं आपके घर को ही आके पढ़ाई करता था, क्योंकि उसका भी एक रीज़न था। मेरे जो मैं किराए से रहता था, तो मेरे पास में मेरे घर में फैन भी नहीं था, तो आपके यहाँ वही बहाने रात को पढ़ाई भी हो जाती थी और पंखे भी सोने मिल जाता था, वो भी एक था। तो ऐसी पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद में फिर मैंने लॉटरी के बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा कमाया। फिर वहाँ से मैंने किराए के घर से खुद का घर स्टार्ट किया। जब घर लिया तो उस टाइम से मेरा लाइफ सबसे मेन चेंज हुआ, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरी जो वाइफ है वो आई, यानी हमारी शादी पक्की हुई। फिर उस टाइम जो था मेरा घर बनने का था, लेकिन मेरी वाइफ ने उस टाइम मेरे पास इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम जो बोलते ना कि अच्छे टाइम में तो हर कोई साथ देता, बुरे टाइम में जो आपका साथ दे वही सच्चा साथी। तो वो एक मेरे लिए एक बोल सकते हैं कि आप परी जैसी या एंजल जैसी आई मेरे लाइफ में। यानी मेरे को मोटिवेशन डबल मिला, एक तो मेरी मम्मी थी, दूसरी मेरी वाइफ भी थी। दूसरा ऐसा हुआ कि जैसी मेरी शादी 20 साल में शादी कर लिया था मैंने, तो उसके पीछे एक रीज़न था। मेरी मम्मी को जो है ना यूट्रस का कैंसर था, जो कि एकदम लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट हुआ था। तो उसके लिए अब ऐसा था, मेरी मम्मी से कोई काम होता नहीं था और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था। तो और यूट्रस में के प्रॉब्लम में जैसा उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए एक पर्सन होना ज़रूरी है। तो फिर रिश्तेदारों ने बोले शादी कर ले, तो फिर वो हिसाब से मेरी जल्दी शादी हुई, शादी पक्की हुई। तो उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था दोनों भी, एक तो मुझे मम्मी की बीमारी भी देखना था और काम भी देखना था। तो इतना कुछ यानी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी मेरी वाइफ ने मुझे उस टाइम पे यानी हम बातचीत करते थे तो खूब मोटिवेट किया उसने मुझे। यानी मैं सोचता था कि ये मेरे को बोल रही ऐसा कर ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो बोलते ना कोई अगर आपके बारे में पॉजिटिव सोचे तो और वो हिसाब का बनते रहता। तो और बिल्कुल अब वो याद करके थोड़ा सा समझ सकता हूँ मैं आपके भावनाओं को। वो टाइम जब भी याद करता तो पीछे पलट के देखता तो ऐसा लगता कि लाइफ में यानी अप डाउन तो आने को ही होना हर किसी की लाइफ में, लेकिन एक अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिला तो आपके चैलेंजेस भी आपको छोटे लगते हैं। तो वहाँ से फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने उस टाइम लॉटरी का बिजनेस करता था, वो भी बंद हो गया था। तो और मेरी शादी होने के बाद में मेरी मदर की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो यानी शादी होने के 2007 में मेरी शादी हुई और मेरी मम्मी 2008 में गुजर गई थी अगस्त में, यानी शादी के 8 महीने ही रही मेरी मम्मी। तो उस टाइम मैं 8 महीने घर पे ही था, तो फाइनेंशियल पोजीशन फिर से डाउन आई। मैं बोला ना कि लाइफ में अप एंड डाउन बहुत देखा, और अप एंड डाउन देखने के बाद में जनरली कुछ लोग टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं या तो फिर गलत लाइन पे लग जाते हैं। तो वो ना होते हुए मेरे को जैसा अच्छा मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि भाई अपने को लाइफ में कुछ करना है। तो फिर से रीस्टार्ट करने का ट्राई किया। फिर लॉटरी के बिजनेस से फिर मैं मार्केटिंग में आया। मार्केटिंग में फिर जैसा उस टाइम पे मार्केटिंग में जॉब करके वो टारगेट बेस्ड रहता था, तो फिर वहाँ जो मार्केटिंग वाले थे
उनका ही डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उनके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे मैं विप्रो में सेल्समैन लगा था। ये 2010-11 की बात है। तब एज अ सेल्समैन लगा। तब सेल्समैन में भी 2011 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, तो उस टाइप का अर्निंग नहीं था। फिर भी यानी एक हम दोनों ने मिलके कैसा भी चलाया। और 2011 में फरवरी में मेरा बेटा नमन जो कि हुआ, तो लाइफ में बोलते ना, बच्चे आने से बहुत से लोग बोलते कि वो अपनी किस्मत खुद लिखा के लाते। तो 2011 में मुझे विप्रो में अच्छी यानी मैं ग्रोथ करते रहा सेल्स में। सेल्समैन से फिर सेल्स अफसर में प्रमोट हुआ कंपनी में डायरेक्ट। फिर 2014 में प्रमोट किया 3 साल बाद, यानी 3 साल में सेल्समैन ही था, उसके बाद सेल्स अफसर बना। फिर 2016 में मुझे जैकवार का अपॉर्चुनिटी आई, तो जैकवार में मैंने ज्वाइन किया, लाइटिंग जैकवार में। तो वहाँ से तो आज तक मैं कंटिन्यू जैकवार में ही अच्छा कर रहा हूँ, और कंपनी को भी ऐसा लगता अभी, और मुझे भी लगता कि ये ब्रांड में आके मेरा अच्छा फायदा हुआ और एक ग्रोथ दिखी। थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ मैं कि आपने बताया कि आपका पापा का कुछ हुआ, मम्मी का, तो आप घर छोड़कर चले गए मम्मी के साथ। तो वो जो टाइम था जब जेब में कुछ भी नहीं, मम्मी को लेकर दूसरा रूम में अलग चले गए, क्या चल रहा था दिमाग में कि किस तरह से अब मैनेज होगा, खाना कैसे होगा? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में तुम खुददार हो, मैंने देखा है, तुमको किसी की बात मानते नहीं है, देखा जाएगा जो होगा हो। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद वो जो प्रेशर है, मम्मी है साथ में, किराया निकालना है, वो आपने किस तरह से मैनेज किया? क्या चलता था उस समय आपके दिमाग में? अब उस टाइम एक ये था कि अब करना तो अपने को ही है, दूसरा कोई सपोर्ट कैसा है, रिश्तेदार तो थे, उन्होंने कोई भी उस टाइम सभी की सिचुएशन सरीकी थी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना अलग है, मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करना अलग है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो उनकी भी नहीं थी, मैं ऐसा किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि इन्होंने मेरे को खराब टाइम में नहीं करे। हर किसी का अपना अपना दौर रहता और अपने चैलेंजेस अपने को ही सॉल्व करना पड़ता। तो उस समय बहुत था, मम्मी मेरी बोले भी कि कैसा करेगा, फिर मम्मी मोटिवेट भी करती थी कि हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किए। मैंने जो मेरा स्टार्टिंग है 300 रुपये से एक चोर बाजार से बर्तन लिया था मैंने। यानी चोर बाजार बोले तो संडे के दिन जो मार्केट लगता है अपना, उसको चोर बाजार बोलते हैं। तो इतवारा बाजार से पूरा यानी हम जूने बर्तन लेके, जूना स्टोव लेके वहां से लाइफ जर्नी स्टार्ट की है। उस समय आप बार में काम करते थे? उस समय बार नहीं, मैं वाइन शॉप में काम करता था गांधी चौक में। उस टाइम जस्ट फर्स्ट ईयर या सेकेंड, हाँ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट किया, और वहाँ वाइन शॉप थी, वहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गया था। तो उस टाइम वहाँ अभी तो नहीं है रहे वो ओनर, निरंजन ढाके करके थे। उन्होंने मुझे बोले भी कि बेटा तू तो अच्छे घर से दिख रहा, पढ़ाई लिखाई वाला दिख रहा, तो यहाँ जॉब के लिए क्यों आया? तो मैंने उनको मेरी स्टोरी बताई, और मैं उस टाइम लिटरली मैं कॉलेज छोड़ने आ रहा था, तो मेरे पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने, मुझे याद है कि मेरी फीस उन्होंने भरे थे, और उन्होंने बोले थे कि तू पढ़ाई भी कर और जॉब भी कर। तो वहाँ 1200 रुपये महीने से काम करता था, और उस टाइम मैं किराए से रहता था, 600 रुपये महीना किराया था। 600 में हम घर चलाते थे। मम्मी मेरे थोड़ा बहुत मेरे चोरी से दूसरों के बर्तन भी घसी है। मैं उस टाइम बहुत यानी वो होता था, मम्मी को मना किया, मैं रोता था कि मत कर तू, मैं कर लूँगा। तो मेरी मम्मी बोलती थी बेटा तू कैसे करेगा करके। तो फिर 600 में तो घर चलता नहीं था, तो हम उस टाइम एक टाइम बना के 2 टाइम खाते थे मैं और मम्मी। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास में उस टाइम पंखा भी नहीं था, तो जैसे मैं तुम्हारे यहाँ पढ़ाई करने आता था, किसी दिन तुम अगर बाहर गाँव रहे तो मेरी ऐसी नौबत आ जाती थी कि वहाँ गैलरी में
वो स्ट्रीट लाइट के नीचे रात को पढ़ाई करना, और वही गैलरी में अगर हवा चली तो उसमें सोना मच्छरों के बीच में। तो ऐसा स्ट्रगल था उस टाइम का। फिर उसके बाद में वो लाइन छोड़ के मुझे मेरे घर में बोलते थे सब जन की दूसरा कुछ कर ले, तो फिर लॉटरी के बिजनेस में आया। ऑनलाइन लॉटरी के में भी अच्छा काम किया। अब उस टाइम पे लॉटरी ऑनलाइन का काफ़ी क्रेज़ था अपने यहाँ। तो लॉटरी में मुझे वो बोलते ना कि कुछ लोग आके बैठते थे, मैं उसमें इतना वो हो गया था कि लॉटरी में वो बोलते ना सिक्स सेंस किसी के चल जाते। तो उस टाइम कुछ लोग आते थे, मैं यार 10,000 घाटे में हूँ, कैसा करूँ। तो मैं उनको बोलता था आप कितने पैसे बचे, 500 रुपये। तो मैं उनको, जब मैं दूसरों को बताता था तो मैंने ऐसे कई लोगों के घाटे कवर करके दिए अलॉट एक एक दिन में। तो उस टाइम जो लॉटरी में मैं ये करता था तो लोग ऐसा बोलेंगे टिप बोलो या फिर गुड लक बोलो। उस टाइप में वो मेरे लिए एक स्कोप हो गया, एक एक्स्ट्रा अर्निंग का। वो अर्निंग से मैंने मेरा यानी सेविंग्स करना चालू किया। मेरी मम्मी के पास मैं पैसे देता था, सेविंग करिए, और हमने धीरे धीरे यानी मम्मी ने और मैंने अच्छा सेविंग करके फिर हमने घर लिए थे खुद। आपने कहा कि आपने शादी की थी 20 साल की उम्र में। हाँ। तो आपकी कंडीशन ऐसी थी, काफी मतलब ट्रबल पे थे, काफी संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे आपने शादी कैसे की, लड़की कैसे मिल गई आपको? लड़की तो जैसा अभी मेरे घर वाले गए थे मेरी वाइफ के घर को, उन्होंने उनको कंडीशन सब बताया। तो पहले तो मेरी मदर इन लॉ मान नहीं रही थी हमारी शादी के लिए कि भाई अकेला लड़का है, घर में मम्मी है, वो फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं। लेकिन जैसे तैसे अब बोलेंगे कि वो ऊपर वाला जो करता अच्छा ही करता, तो वो मान गई मेरी मदर इन लॉ। तो फिर शादी पक्की हुई। फिर उसके बाद में शादी हुई तो शादी के मैंने आपको जैसा बताया कि मम्मी को कैंसर था तो जल्दी गुजर गए। फिर उसके बाद में मैं टूट सा गया था जब मेरी मम्मी गुजर गई। तो उसके बाद यानी मैं सोचता था कि अब कैसा होगा करके कि, और मैं लिटरली उस टाइम भगवान को कोसता था कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मेरी मम्मी का अच्छा टाइम जो आने वाला था कि भाई जनरली मेरी वाइफ की और मेरी मदर की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बॉन्डिंग बोल सकते हैं आप, कि भाई सास बहू जैसे नहीं रहते थे, माँ बेटी जैसे ही रहते थे। लेकिन रहते ना कि जो व्यक्ति ने, जो इंसान ने, जैसा मेरी मम्मी ने जो अच्छा टाइम था उस वही अच्छे टाइम में भगवान ने उनको बुला लिया अपने पास में। तो वो एक रिग्रेट था कहीं ना कहीं। लेकिन वो बोलते ना वो ऊपर वाला कुछ ना कुछ सोच के ही करता। तो वो हिसाब से उस टाइम में टूट सा गया था। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मेरी वाइफ ने दी। उसने कम बैक करने के लिए बोला, क्योंकि उस टाइम मैं खाली बैठा था, घर में ही था। तो कम बैक किया, फिर से लॉटरी का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उसमें भी मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा उधारी ज़्यादा कर दिया था मैंने। तो लाइफ में मैंने एक चीज़ देखा, अप एंड डाउन खूब आते। और जनरली एक है कि मेरे घर में मेरी वाइफ भी बोलती कि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अब वो नेचर है, वो बिजनेस में वो ट्रस्ट के चक्कर में मुझे खूब लॉस हुआ वो बिजनेस में भी। इसलिए मुझे वो लाइन भी छोड़ना पड़ा था लॉटरी छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट एफएमसीजी में आ गए? लॉटरी छोड़ने के बाद मैंने मार्केटिंग का जॉब किया। मार्केटिंग की जॉब के बाद जैसा बताया विप्रो में सेल्समैन था। सेल्समैन से फिर सेल्स अफसर बना। सेल्स अफसर से अभी जैकवार में कंटिन्यूशन, आज भी मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ। और कंपनी से यानी इतना बोल सकता है जैकवार में आज पूरे इंडिया में मैंने जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाया, एक रेपुटेशन बनी है कि भाई सूरज गुप्ता एक बंदा है अमरावती का, ये पैन इंडिया में पहचानते सभी लोग। तुम्हारी इस जर्नी के बीच में जब आप ऐसे हालातों से गुजर रहे थे
तब आपके कुछ दोस्त भी होंगे जो आपके साथ होंगे, कदम से कदम मिला के चल रहे होंगे। ऐसे कोई दोस्त जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहोगे? दोस्त उस टाइम पे तो जैसा दोस्त तो सभी मेरे दोस्त अच्छे ही है। मैं जनरली मैंने ज़्यादा दोस्ती किए ही नहीं, क्योंकि मैं टाइम ही ऐसा था, काम करना पड़ता था और रात को आके पढ़ाई करके सोना। तो यानी ज़्यादा मेरा जनरली आप देखेंगे लोगों के खूब दोस्त रहते, मेरे लिमिटेड दोस्त थे। जो भी थे लाइफ में, जितने भी दोस्त आए सब अच्छे ही मिले मुझे। यानी ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि ये खराब था। एक जिगरी दोस्त था जो कि आज नहीं है, तो आप जानते भी हो, मोन्टू करके। अच्छा। वही एक मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था, और वो मेरे इनिशियल यानी मेरी जर्नी और उसकी जर्नी शरीकी रही, लेकिन उसकी वो अच्छे फैमिली से था। और एक प्लस पॉइंट था कि उसके घर वाले भी बच्चे जैसे समझते थे मुझे। उसके पापा ने खूब सपोर्ट किया उस टाइम पे, जब मैं जनरली माड़ा में जब जहाँ मेरा घर है वहाँ रहने गया, तो उन्होंने खूब मोटिवेट किया था मुझे। और वो एक वही अच्छा मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड था समझो। बाकी तो मैंने फ्रेंड जो रेगुलर रहते उसी टाइप के हैं, बाकी क्लोज फ्रेंड तो बहुत ही कम थे। दोस्त काफी लिमिटेड बनाते हो, तो जब दोस्त बनाते हो तो क्या चीज देखते हो उसमें? कैसे लोग आपको पसंद है, कैसे लोगों के साथ आगे बढ़ते हो? नहीं, दोस्त देख के नहीं बनाते, दोस्त तो अपने आप बन जाते। लेकिन मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करता जो मतलबी है या किसी का यानी मजबूरी है, मजबूरी का फायदा उठाते, ऐसे लोगों से मैं दूरी बनाना ही प्रेफर करता। क्योंकि क्या है, ये लोग किसके नहीं होते। जब तुम्हारा समय अच्छा तो तुम अच्छे, जब तुम्हारा समय खराब तो तुम खराब। और मैंने ऐसे कई लोग भी देखा, अगर उनका काम करो तो तुम्हारा ये आदमी अच्छा है, अगर नहीं किया तो फिर तो अपने आप को बहुत ऊंची हस्ती समझ रहा है, ऐसे भी बोलने वाले लोग। अब किसी की सोच पे तो अपन कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा ये बात करते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने गरीबी से लेके अमीरी तक हर दौर देखा है, आपको क्या लगता है इस बारे में कि पैसे सब कुछ होता है या नहीं होता? पैसा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब कुछ होता, लेकिन हर व्यक्ति के लाइफ में पैसा रहना जरूरी है। लेकिन पैसा जब रहता तो वो पैसा रहने के बाद में मेरे लाइफ से तो मैंने एक चीज सीखा, जब अगर पैसा रहा तो उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो बेटर है। पैसा अगर पास में रहा तो आपसे कुछ ना कुछ उठपटांग करवाता ही करवाता। चाहे वो बोलते ना कि वो जहाँ शक्ति आ गई तो वहाँ घमंड या अहंकार आ ही जाता। तो पैसा अगर आप इन्वेस्टिंग के रूप में बोलो तो इससे क्या हो जाता है कि आपका पैसा भी काम करने लगता है। कि जैसा मैंने एक बुक में पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड में, लेट्स योर मनी वर्क्स फॉर यू। तो वो मेरी लाइफ का एक फिलॉसफी है और मेरा एम भी है कि भाई अब जैसा मेरी 39 एज है आज की तारीख में, मैं कि भाई और 10 साल काम करके 50 इयर्स में रिटायरमेंट लेके फैमिली को अच्छा टाइम देना और अपने पैसे को काम पे लगाना। उसके लिए थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट चालू है। इस भागदौड़ की लाइफ में आप कंटिन्यू काम करते हो, कंटिन्यू वर्किंग पे रहते हो, उसमें फैमिली को टाइम देना आप किस तरह से मैनेज करते हो? अब डेली रूटीन में बात करूं तो जनरली अब जैसा मेरे पास एरिया बड़ा है तो मेरी टूरिंग भी ज़्यादा होती, तो शिकायत तो रहती, बच्चों की भी रहती, वाइफ की भी रहती। भार्गव चले जाते, मस्त तो घूमते रहते, अपना तो बढ़िया हो जाता है, घूमने चले जाते। वो तो क्या है, अभी क्या सबको ऐसा लगता है कि भार्गव घूम रहा, बढ़िया कार में घूम रहा, लेकिन लोगों ने स्ट्रगल, किसी का भी स्ट्रगल नहीं देखते, उसकी सक्सेस देखते। तो एक टाइम ऐसा था कि ट्रेन में विदाउट टिकट भी ट्रैवल करना पड़ता था, सेल्स लाइन में, बस में स्टैंडिंग में जाना पड़ता। वो किसी को जर्नी याद नहीं रहती, लेकिन आज जो मैं घूम रहा, जैसा कार में घूम रहा, सबको लगता है मस्त काम है, अच्छे होटल में रुक रहा, अच्छा खा रहा पी रहा, घूम रहा, बोलते भी सब कैसा था और कैसा हो गया बिल्कुल। हाँ, और जो काफी टाइम के बाद में देख रहे तो लोग तो बोलते कि भाई क्या खा रहा, बोलते फूकते जा रहा बोलते। तो एक्चुअली ये मैं
सबको लगता है कि मेरी ये जो शेड्यूल है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद उब गया ये लाइफ साइकिल से। क्योंकि क्या है, लगता अपने को अच्छा बाहर खाना पीना घूमना, लेकिन बोर हो जाता। और संडे के दिन टाइम मिलता तो फैमिली में, अब वाइफ समझ सकती, मेरी सिचुएशन समझती भी है, कभी कभी वो अवॉइड करती मेरी संडे की ट्रैवलिंग, अवॉइड करती, नहीं घर में रहेंगे करके। और टाइम देना, जैसा मुझे घूमना पसंद है, खूब पसंद है, तो फिर भी फैमिली के साथ में मैं जनरली कुछ ना कुछ साल में 2-3 ट्रिप तो प्लान करता ही हूँ। और घूमने में जैसा मुझे यानी एक्सप्लोर करना भी पसंद है और देव दर्शन भी पसंद है। भगवान में मेरी रुचि, मेरे घर में सभी की रुचि अच्छी है। तो और मैं मानता भी कि सभी ने ट्रस्ट रखने को ना भगवान में, क्योंकि क्या है लाइफ में बोलते ना कि अगर कुछ नहीं है तो सबसे मेन सहारा तो भगवान का रहता ही है, कि वो हर तरफ है, हर तरफ है। और वो तुम्हारी, अब जैसा मेरा खराब टाइम था उस टाइम भी मेरा भगवान पे ट्रस्ट था, और आज भी भगवान पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि वो है तभी तो हम लोग हैं। ये बात तो बिल्कुल सही आप बोला आपने कि मतलब सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये सेल्स में 90% लोगों के साथ ये होता है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, मैं एक फार्मा में मैनेजर हूँ, तो मुझे भी पता है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, टूरिंग पे जाते हैं, हमें पता रहता है कि हमारी कितनी लगी है। वर्किंग पे जाना है, कॉल्स करना है, स्टॉकेज संभालना, सब संभालना। घर वालों को लगता है कि ये एंजॉय कर रहा है, टूर पे जा रहा है, बड़े बड़े होटल पे रुक रहा है, अच्छा अच्छा खाना खा रहा है। तो ये मतलब फैमिली वालों को लगता है, लेकिन मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं होता। लोग जाते हैं, टूर पे जाते हैं, वो टूर नहीं होता, वो वर्किंग रहती है। लोगों को वर्किंग मजबूरी में जाना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए उनको रुकना पड़ता है। तो सभी जितने भी लोग सेल्स में हैं, उनके घर वालों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आप ब्लेम करते हो कि वो एंजॉय कर रहे हैं तो ये बात गलत है, वो आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। सही बोला सूरज मैंने? सही बोले, एकदम सही बोले। सूरज, आपके हिसाब से सफलता की परिभाषा क्या है? क्या चीज को आप बोलोगे कि आप सफल हो गए, या फिर कोई सफल है, वो आप किस चीज को देखकर बोलोगे? सफलता की परिभाषा बोले तो सफलता एक दिन में नहीं आती, और सफलता का एक ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। सफलता अगर आपको लेना है तो उसके लिए स्ट्रगल ही करना है, सबसे मेन एफर्ट लगाते रहो तो आपको सफलता 100% मिलेगी। और एक कोट भी मैंने जस्ट अभी कहीं पढ़ा था कि लाइफ में फेलियर्स, जैसा फेलियर्स गिव्स यू अ कैरेक्टर एंड सक्सेस गिव्स यू ईगो। तो फेलियर्स भी आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में फेलियर आते तो आप कैरेक्टर, इन द सेंस कैरेक्टर बोले तो जैसा आपको मालूम गिरता कि भाई नहीं भी हुआ तो फिर से अपन ट्राई कर सकते हैं। जैसा मैं लाइफ में एक चीज का डाउन आया, अब आएगा ही आएगा, समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छा है तो खराब भी आएगा, खराब है तो अच्छा भी आएगा। समय एक जैसा नहीं रहता। और मैं सभी को बोलूँगा कि लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से भागना और चैलेंजेस को फेस करना, ये दो आपके पास में रास्ते रहते हैं। मोस्टली लोग चैलेंजेस से भागना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि चैलेंजेस को फेस करने में मज़ा जो है ना, वो कहीं में नहीं है। कुछ लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद तो सक्सेस नहीं हो पाते, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट तो मैं भी लाइफ में कई बार हुआ, लेकिन डिमोटिवेट होने से सोल्यूशन नहीं मिलता ना। तो सोल्यूशन तो हमको ही ढूंढना है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क करना ही है। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाला बैठा है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं 100%, आपके फेलियर से भी आपको सीखने मिलता। फेलियर से भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही है। ऐसा नहीं है कि फेलियर से हम कुछ नहीं लेते। फेलियर से क्या है, हम हमारी गलतियों को सीख के फिर से वो गलती रिपीट ना करें। यही तो फेलियर की परिभाषा है। आपका बोलना है कि जब तक सफल न हो तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जब तक आप ट्राई नहीं करते रहेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब अपने आप को भी सफल मानते हो, या आपकी लाइफ में और कुछ एम बाकी? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये तो मैं बोलूँगा मेरी ये पहली या दूसरी पायरी है लाइफ में। बहुत, यानी मैं मानता हूँ कि ये जो मिला, ये इसमें मैं थोड़ा डिले हो गया, खुद को ही मानता कि कहीं ना कहीं मैं
कोई भी कारण से बोलो कि आज जो हूँ वो आज से 5 साल पहले रहता था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो सक्सेस मिली मेरे को आज, ये आज से 5 साल पहले मिली रहती थी तो मेरे पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि जो हमारा शरीर है, मैं बोला आपको, अभी मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि जनरली लोग वेल्थ कमा लेते हैं लेकिन हेल्थ नहीं कमाते। मैं 5 साल इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर वेल्थ आने के बाद में हेल्थ, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस हर किसी के लिए है। अभी हमने कई लोगों को देखते हैं कि उनके पास में खूब पैसा है लेकिन वो अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, या दुनिया भर की बीमारी की वजह से बंदिश हो जाती, कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं कुछ खा पी नहीं सकते। तो वो हिसाब से मेरे लाइफ में तो मैंने एक चीज सीखा, वेल्थ के साथ में हेल्थ ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जनरली सेल्स में तो मैं सभी को बोलूंगा कि सेल्स वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है, क्योंकि आज की तारीख में हम खुद को बेच रहे हैं। हाँ। हमारा टाइम जो है ये खुद को बेच रहे हैं। अगर ये हमने नहीं समझे बहुत जल्दी, और जब हम खुद को बेच रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ वेल्थ ना क्रिएट करें, हेल्थ भी क्रिएट करें। ये सबसे बड़ा हमारा अपने लिए बहुत महत्व की बात है। ये चैलेंज ही रहता है एक सेल्स वाले के लिए, क्योंकि सुबह से निकल के रात में जाना, दिन भर खाना पीना सब चीज बाहर की रहती है। इस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना ये अपना भी एक चैलेंज होता है। वो चैलेंजेस तो सभी सेल्स वालों को है, तो उसमें मैं तो यही बोलूंगा कि जनरली जो डेली अपना रूटीन हम सुधारेंगे, मैं खुद भी ट्राई करता लेकिन नहीं होता, लेकिन मेरे लाइफ का मोटो है कि भाई अपने को अभी अच्छी हेल्थ कमाना है, यानी इन फ्यूचर हम अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मेरी लाइफ का एम है। इन फ्यूचर का तो मैं यही सोचूंगा कि भाई अब अपने को अच्छी लाइफस्टाइल से जीना है, तो अपनी हेल्थ अच्छी रहने को। अब तक की लाइफ में आपको किसी चीज का अफसोस है, किसी चीज का रिग्रेट है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने ये किया, या मैंने क्यों किया? रिग्रेट मुझे लाइफ में मेरा जो मैंने स्टॉक मार्केट में मैंने काफी नुकसान किया, मैंने जो नहीं करना था, मैं आज भी पछताता कि वो मैंने नहीं करना था। जनरली मुझे F&O की आदत लग गई थी, और आज कल लगभग कई लोगों को है। तो वो क्या था, F&O में मैं अच्छा पैसा बनाता था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही था कि मैं ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करता था। और जनरली मेरा नहीं, हर किसी का प्रॉब्लम है, 90% लोगों का यही क्या वो अंदर जो ग्रीड रहती ना, लालच जो रहती है, वो इंसान को और कराती। वही मेरे लाइफ में मैं पीछे पलट के देखता तो ऐसा लगता कि अपन वो जो शॉर्टकट गए, वो अगर नहीं गए रहते थे तो आज बहुत, यानी खुद को मेंटली सेटिस्फाइड समझता था मैं। आज जो कहीं ना कहीं रिग्रेट होता, पछतावा होता कि वो चीज नहीं करना था मैंने। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसके अंदर मैंने देखा है कि 10 में से 9 लोग फेल होते हैं और सिर्फ 1 ही लोग सक्सेस होते हैं। 10 में से 9 नहीं, 100 में से 1 लोग सक्सेसफुल होते, 99 लोग फेलियर ही होते। अब मैं फेलियर बोले तो मैं सबसे मेन वही बोलूंगा, उसमें सबसे जो बोलते ना पेशेंस, हर व्यक्ति पेशेंस खो देता। और मैंने वो चीज से सीख लिया कि वो हम अगर उसमें आपको जाना है तो पहले आपको तो कोई भी वो क्या, हर कोई भी बिजनेस में अगर आपको जाना है या कोई भी चीज अगर आपको करना है तो पहले उसका नॉलेज लेना जरूरी है। उसमें डायरेक्ट कूदना बोले तो वो बेवकूफी है। मैं मेरी लाइफ में खुद को मैं कई बार यानी बोलता कि क्या गलती कर लिया, और वो मैं हर बार सोचता कि क्यों मैं शॉर्टकट के पीछे भागा। आज मैंने लाइफ में एक चीज सीखा, जो पैसा अगर हम मेहनत से कमाए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कमाए, वो कहीं भी नहीं कमा सकते। आपका बोलना है कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई जाता है तो उसका प्रॉपर स्ट्रेटेजी वगैरह सीख कर ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर नॉलेज के तो मैं बोल रहा ना, कोई भी फील्ड में आज अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको नॉलेज ही नहीं है वो चीज का, डायरेक्ट बिजनेस डालेगा तो उसको 100% लॉस होने की चांसेस है, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है। स्टॉक मार्केट वैसे भी एक दलदल है, लोग कहते हैं ऐसे, जो सीख लिया, जो आगे चल गया वो चल गया, वरना उसमें 100 में से एक, जैसा आपने बोला, उतने सक्सेस है, 99 लोग डूब ही जाते हैं। डूबने का सबसे मेन कारण मैं उसमें तो एक ही मानता है, स्टॉक मार्केट में कईयों ने खूब पैसा कमाया, तो मैं उसमें एक चीज मानता कि पेशेंस रहना जरूरी है। वो जो कि हर व्यक्ति में, जब बोलना आसान है, जब सिचुएशन आती तो पेशेंस ही आपा ही होता। कोई भी व्यक्ति जब उसके ऊपर सिचुएशन आती तो पेशेंस को ही देता।
आपको बोलना है कि अगर उस टाइम पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते तो आज शायद आपकी जो स्थिति है और ज्यादा अच्छी और अच्छी बहुत यानी मेंटल सेटिस्फाइड रहता था। सूरज, अपनी जर्नी सुनकर बहुत अच्छा लगा। काफी संघर्ष किया है आपने अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक आखिरी कुछ बात आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे, कुछ सजेशन देना चाहोगे? सजेशन मैं तो यही बोलूँगा कि लाइफ में हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। जनरली कोई ना कोई स्वरूप में आएंगे, कभी पारिवारिक आएंगे, कभी शारीरिक आएंगे, कभी फाइनेंशियल आएंगे। ये सब चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई स्वरूप में आते रहते हैं। लेकिन चैलेंजेस से भागना ये सोल्यूशन नहीं है, चैलेंजेस को फेस करना यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। मैं मेरे लाइफ से एक ही चीज़ सीखा कि भाई लाइफ में हर समय एक जैसा नहीं रहता, अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। तो जैसा बहुत से लोग डिमोटिवेट होके गलत स्टेप उठा लेते, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेते या तो फिर गलत व्यसन में लग जाते। तो ये सब सलूशन नहीं है ये सब चीज़ों का। सभी ये मैं यही बोलूँगा कि चैलेंजेस का सलूशन यही है कि हम उसको फेस करें और उससे आगे निपटने की तैयारी करके और पॉजिटिवली ले लाइफ में। मैं मेरे लाइफ को खुद को पॉजिटिवली लेता। मैंने एक चीज़ सीखा, मैं कई बार ज़ीरो बना, ज़ीरो से हीरो बनने की अगर तुम्हारे अंदर सोच है तो तुम 10 बार भी डूबेंगे तो 11वीं बार तैर के ऊपर ही आएंगे। तो हर किसी को यही बोलूँगा कि चैलेंजेस आना ही आना है। अगर चैलेंजेस नहीं आई तो मतलब ही नहीं रह गया। अब जैसा फ्लैट लाइन आ गई तो इंसान मर गया। तो लाइफ भी सेम ऐसी है हमारी। फ्लैट लाइन अगर हो गई तो मतलब ही क्या रह गया। अब फ्लैट लाइन किसी की रहती, दो जो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने इंडिया में हर कोई तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून नहीं रह सकता। तो चैलेंजेस सभी को आना है, कोई ना कोई स्वरूप में आना ही आना है। चाहे आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा या आपको कोई हर्ट कर देगा या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी। बहुत कुछ है। ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ दे के रखा है, यानी वो बैलेंस मेंटेन करके रखता है। यानी अच्छा भी नहीं देता और बुरा भी नहीं देता, और बुरा दिया तो अच्छा भी देता। मैं मेरे लाइफ में तो एक चीज सीखा कि अगर कुछ खराब गया, अब एक पड़ाव अगर खराब गया तो दूसरे पड़ाव तुम्हारे अच्छे जाते, लेकिन वो अपने आप नहीं जाते। वो पड़ाव आपको खुद को पार करना पड़ता, तब वो अच्छे बनते। और आखिरी वर्डिंग में जैसा मैं बोलूँगा कि लाइफ में अगर बोलते ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक कोई औरत का हाथ है, तो मेरे लाइफ में तो मैं मेरे वाइफ को ही थैंकफुल बोलूँगा, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत बार अप एंड डाउन्स आए तो हर बार उसने मुझे साथ दिया। जनरली लोग नहीं देते, और मैंने कई देखा भी है फैमिलीज में कि नहीं देते, लेकिन मेरे वाइफ ने हर बार मेरे बैकबोन बन के खड़े रही। बिल्कुल। थैंक यू सूरज जी। थैंक यू। ये थे हमारे बीच में सूरज गुप्ता, हमारे जैसे ही करोड़ों हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी, जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी सुन के बहुत से सामान्य नागरिक, बहुत से ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ आशाएं मिली होंगी और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से सूरज गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सूरज जी। थैंक यू चंद्रेश, थैंक यू मिस्टीरियस माइक। आपने मुझे ये मंच का मौका देके मेरी जो भावनाएं प्रकट करने का जो चांस दिया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू चंद्रेश जी और केदार जी मुझे मिस्टीरियस माइक में बुलाने के लिए, एंड थैंक यू मिस्टीरियस की टीम भी।